विशाल पाइप अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तकरीबन पूरी रेंज हमारे पास है। मैंने खुद ने लैब चलाई शुरू में, खुद ही स्टडी करी, खुद ने मैनुअल पढ़े, खुद ने सब ढूंढा हम लोगों ने। आपस में कंपटीशन की भावना को छोड़ के एक तरफ अलग रख के कि ऐसा नहीं हो ग्राहक टूट के मेरे पास आ रहा तो उसको मैं ले लूं। अरे उसी ग्राहक ने यदि मेरे को आज चोट दी तो कल आपको भी चोट दे सकता है। पर अभी हम लोग शायद देखते हैं कि तो ग्राहक मेरे पास आ गया उसको अपन तो माल दे दो, तो शायद कल आपको भी चोट देगा। होता है ऐसा, जिस आदमी ने एक बार दी किसी को चोट बना दी, एक बार कर लिया तो उसको तो आदत लग जाती है। नमस्कार मित्रों, ये हमारा दूसरा ही पॉडकास्ट है और ये इन्फॉर्मेशन वर्ल्ड की खुशकिस्मती है और हमारे संबंध है कि दूसरे ही हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत हमारे बीच में बैठी है जो मतलब जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वे अजात शत्रु हैं, जिनका मैं 24 साल से देख रहा हूँ, जिनके हर तरफ मैंने सिर्फ तारीफ ही सुनी है। कोई नहीं तो व्यापारिक कॉम्पिटिशन्स होती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ आती है निगेटिविटी, लेकिन एक ऐसे शख्स हमारे बीच बैठे हैं जिनके बारे में कभी मैंने निगेटिव नहीं सुना और मेरे बहुत ही करीबी और इनका बड़ा मेरे पर बड़ा स्नेह भी रहा है। तो विशाल पाइप आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है, बंसल ट्रेडर्स। तो रूपम इंडस्ट्रीज विशाल पाइप के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विवेक बंसल जी आज हमारे बीच विराजमान है। तो विवेक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो विवेक भैया, ऐसा है कि ये आप सबके 23 साल के सहयोग का ही परिणाम है कि आज हम धीरे धीरे डायरेक्टरी, न्यूज़पेपर, इवेंट्स के बाद आज हमने पॉडकास्ट जैसी चीज़ शुरू की। और वो शुरू करने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी था कि अपनी जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो उतने अच्छे से वेल मैनेज नहीं है, अगर संगठित क्षेत्र उतना अच्छा नहीं है तो, और वहाँ पर बहुत आवश्यकता है आपके जैसे अनुभवी लोगों के मतलब अनुभव की, लोगों को नॉलेज मिले, ज्ञान मिले, क्योंकि अब पहुंचना बहुत आसान हो गया है, पहले इतना आसान नहीं था। तो ये हमारी कोशिश है। और यदि आप हमारे बीच में आज बैठे हैं तो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो पिछले लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैं शुरुआत तो उसी से करूँगा क्योंकि विशाल पाइप अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है और एचडीपी पाइप के अंदर मैं मानता हूँ कि एमपी का सबसे बड़े ब्रांड में से एक है। तो विशाल पाइप की शुरुआत रूपम इंडस्ट्री की कैसे हुई, कब हुई? रूपम इंडस्ट्री की शुरुआत 1969 में मेरे पिताजी और चाचा जी ने की थी। शुरू में हम लोग कुछ मोल्डिंग प्रोडक्ट्स बनाते थे, उसके बाद समय के साथ प्रोडक्ट चेंज करते गए। पाइप में आए, पॉलिथीन पाइप बनाया, सेकंड का एसडीपी बनाया। कृषि पाइप चलता था पहले, आपको ध्यान हो तो पीवीसी वाला मोटा पाइप चलता था, वो बनाया। फिर एसडीपी में आया, एसडीपी में हम करीब 92 से एसडीपी बनाना चालू किया हमने। 94 96 में ऐसा ही लिया, धीरे धीरे प्रोडक्ट बढ़ते गए। कॉलम पाइप, एलएलडीपी पाइप, गार्डन पाइप, सक्शन पाइप, कॉलम, सब समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ते गए। आज तकरीबन पूरी रेंज हमारे पास है। पीढ़ी तो अब पापा जी रहे नहीं, छोटे अंकल नहीं रहे, बड़े अंकल हैं और हम सब भाई लोगों मिलकर चला रहे हैं इसको। नहीं, इसमें अब ये तो मतलब 30-35 साल हो गए आपको। मेरे को एक चीज और पूछना थी आपसे बहुत, क्योंकि मेरे को जहां तक जानकारी है कि आईएसआई जो है एजी पाइप में मिलता नहीं था, वो सबसे पहला आईएसआई विशाल पाइप को मिला था। तो उसके पीछे क्या कारण थे और उसके लिए क्या तैयारियां की थी? 1995-96 के आसपास ऐसा ही लिया था हमने। जब एमपी में कोई गिले प्लेट थे नहीं, हस्ती का ब्रांड आता था एक, सिर्फ हस्ती पाइप, जो कि एसडी पाइप को पहले हस्ती पाइप के नाम से जाना जाता था, अब तो लोगों ने बोलने लग गए एसडीपी पाइप। तो उस समय कुछ हस्ती पाइप के सप्लाई प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमको दिमाग में आया कि नहीं, अपने को चालू करना चाहिए। चालू किया, भोपाल गए, इंक्वायरी करी, समझा, टेक्निकल समझा, लैब समझी, लैब इंस्टॉल करी, मैंने खुद ने लैब चलाई शुरू में और फिर चालू किया इस तरह से हमने धीरे धीरे। पर शुरू में हमको ऐसा लाइसेंस लेने में शायद से करीब 9-10 महीने लग गए थे, क्योंकि उस समय प्रोसीजर भी आईएसआई लेने की लंबी थी, 6 महीने के 7 महीने की तो प्रोसीजर होती थी। पर चूंकि कोई था नहीं हमारे पास में फीडबैक देने के लिए, इसलिए खुद ही स्टडी करी, खुद ने मैनुअल पढ़े, खुद ने सब ढूंढा हम लोगों ने, इसलिए समय ज्यादा लगा। पर 95 या 96 में ऐसे हो गया था हमारा। हाँ, नहीं वैसे मैंने देखा है कि आपका काम में वैसे इतना बहुत सिस्टमेटिक काम रहता है। मैंने जो भी अभी तक तो आपसे जो भी मेरे संबंध रहे वो मतलब बिजनेस से रिलेटेड रहे, प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं रहे, पर उसमें समझ में आ जाता है कि आपका बहुत सिस्टम से काम होता है। तो जैसे सिस्टमेटिक काम होता है, आईएसओ ऐसे ही मिलने में थोड़ी आसानी तो होती है। और उसी वजह से शायद जब ये जल नल योजना आई तो उसके अंदर शायद मेरे को लगता है एमपी में 1-2 कंपनियां होगी जो
तुरंत जब उसके अंदर अप्रूव थी वो, उसमें विशाल पाइप भी था। तो वो पुरानी चीजें देखो, ये फायदा होता है मतलब जो, क्योंकि बाकी सब कंपनियां मैंने बाद में, मेरे को बहुत से लोग पूछते भी थे कि ISI के लिए या वो जनरल में जो आपका अप्रूवल लेने के लिए कोई है क्या, तो वो उसके बेनिफिट मिलते हैं। मतलब कभी भी कोई भी की हुई मेहनत व्यर्थ नहीं आती, उसके आउटपुट इन फ्यूचर मिलते जरूर है। गवर्नमेंट की दूसरी योजना में तो बहुत टाइम से हमारा अप्रूवल हैगा। एक नलकूप योजना थी, इसमें भी काफी समय से अप्रूवल है। जलधन योजना में हमने काफी बाद में कराया। शुरू में जो 6 ब्रांड बड़े बड़े थे, उनकी पॉलिसी ऐसी थी कि जो बड़े 6 ब्रांड थे उनको ही कर रखा था। उसमें भी शुरुआत में तो MP का एक भी ब्रांड नहीं था। 6 ब्रांड जो थे सारे के सारे MP के बाहर के थे। ये काफी समय बाद हुआ, बाकी हमारा काफी टाइम हो गया था फिर भी। तो फिर भैया मैंने आपसे एक तो मेन प्रश्न मेरे को बहुत इच्छा रहती है आपसे पूछने की, सबको जानकारी मिले, क्योंकि क्या होता है कि हम जहां भी जाते हैं तो या तो मैन्युफैक्चरर्स मिलते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं, और ये बहुत मतलब ट्रेडिंग बोल लो आप और मैन्युफैक्चरिंग बोल लो, ये दो बहुत डिफरेंट फील्ड है। तो जब आप इसमें, और आप ऐसे व्यक्ति जो जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में भी है और ट्रेडिंग में भी, और ट्रेडिंग में भी ऐसा छोटा मोटा नहीं, आपका बहुत बड़ा लेवल पर इंडिया के टॉप मोस्ट ब्रांड को आप पूरे MP को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेक्कन पंप्स को। तो मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा कि सारे श्रोता दर्शक अपने जाने की क्या बेसिक अंतर क्या है, क्या सबसे पहले तो अंतर क्या है दोनों में, और कठिन क्या है, ये अपन आगे पूछेंगे। नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। ट्रेडिंग मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली आसान है, मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा मुश्किल है। एक तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स बहुत सारे हैं, हर नॉर्म्स को अपने करना है दूर। आप इंडस्ट्री के ऊपर बहुत सारी पॉलिसियां लागू होती है, उन सब पॉलिसियों लगना है। इंडस्ट्री में आपको 24/7 अपने को काम करना पड़ता है। रात में कोई फैक्ट्री से फोन आ रहा है, कभी क्या हो रहा है, कभी क्या आ रहा है, हडल्स होते हैं। आपको आपकी कॉस्टिंग का एग्जैक्टली अंदाजा नहीं होता है मैन्युफैक्चरिंग में। और ट्रेडिंग में आपके पास 10 to 8 का वर्किंग होता है जनरली, या जो भी आपका ऑफिस टाइम में जनरल वर्किंग वही होता है। आपको आपकी कॉस्टिंग फिक्स पता होती है, प्राइस हाइक प्राइस डाउन पता होता है आपको। ये बहुत बड़ा अंतर है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सारे हॉल्ट्स, आपको जैसे क्वालिटी कंट्रोल करना है, ये सब चीजों पर ध्यान रखना है। आपके पास टीम बड़ी होती है, ट्रेडिंग में टीम छोटी होती है। बहुत 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 सारे अंतर है। मतलब इसमें अपन डिटेल में जाएंगे तो शायद 1-2 घंटे अपन बात कर सकते हैं, पर बेसिक तो ये है। मतलब मोटा मोटा अपन मान के चले कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत डिफिकल्ट इसलिए भी है क्योंकि वो एक बहुत बड़े सिस्टम को आपको मैनेज करना है। मतलब उसके अंदर आपको बनाना भी है, बेचना भी है, फिर मार्केट से रेट भी निकालने हैं, आपको परचेसिंग करना है, क्वालिटी पे भी ध्यान रखना है, मल्टीपल स्टाफ को कंट्रोल करना है, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीजें हैं उसमें। आपके पास फंड की भी बहुत बड़ी आवश्यकता है उसमें। ट्रेडिंग में आपको कंपैरेटिवली कम फंड की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो ज्यादा फंड की जरूरत है, उसको मैनेज करना है आपको। और ट्रेडिंग के अंदर लेकिन ये मतलब प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं ना, कि जैसे ट्रेडिंग अपन करते हैं तो आप सामने वाले पर डिपेंड है, आप अपनी समस्या उनको बताएंगे कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए या इस टाइप का चाहिए, मार्केट में ये चाहिए। और चूंकि मैन्युफैक्चरिंग जब आप करते हैं तो वो आपको यदि मतलब आप फील्ड के, आपके पास इतनी बड़ी टीम है तो आप उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। और मतलब ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, आपका कहना सही है। मैन्युफैक्चरिंग में यदि है तो हमको जो फीडबैक मिलता है मार्केट से, मार्केट के हमारे डीलरों से, डिस्ट्रीब्यूटर से, हमारी अपनी सेल्स टीम से जो हमको फीडबैक मिलता है, उसको हम इम्प्लीमेंट शायद ज्यादा जल्दी कर पाते हैं। पर यदि हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको फिर किसी दूसरे से उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, तो एक प्रोसीजर, एक स्टेप और बढ़ती है। पर जो कि आप जिनसे यदि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिनसे आप काम कर रहे हैं, उनसे आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, तो आपको इम्प्लीमेंट करने में कंपेरेटिवली परेशानी ज्यादा आएगी, पर हो जाता है। जैसे आज हम डेक्कन इंडस्ट्रीज का, डेक्कन पंप्स का काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम जो भी इम्प्लीमेंट के लिए बोलते हैं तो उसका हमको प्रॉपर वे में जवाब मिलता है, प्रॉपर फीडबैक आता है। या तो इम्प्लीमेंट होता है, या कोई चीज में नहीं होना होता है तो उसको फीडबैक आता है कि ये चीज क्यों नहीं होगी। जैसे हम कोई मैन्युफैक्चरिंग में कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग को कोई फीडबैक आ रहा है, हमारी सेल्स टीम को डिमांड कर रही है या मार्केट की डिमांड आ रही है, तो कुछ यदि उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन होगा कि इस वजह से नहीं करना है, तो हमारे सेल्स टीम को बराबर फीडबैक देते हैं कि भाई इसमें ये नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए अपने को फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो ऐसा हमारे डेक्कन पंप्स में या जो भी हम 1-2 कंपनियों से, दूसरे लोगों से कर रहे हैं, तो हमने एक हमारा फीडबैक सिस्टम बना रखा है। हाँ, दूसरा फिर ये भी होता होगा कि जैसे ट्रेडिंग के अंदर डेक्कन पंप बोलो या जिसका भी आप, मैं आपसे डेक्कन की बात इसलिए क्योंकि आप डेक्कन पंप के डिस्ट्रीब्यूटर, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर इंदौर में हैं, पूरे MP में हैं, जो आपके सब ये सुनेंगे तो जानेंगे। तो ये भी एक होता है ना कि जैसे क्या होता है कि एक मैंने बहुत बड़ी समस्या देखी है, चूंकि 24 साल से मैं भी इस लाइन में हूँ, कि ट्रेडिंग में ये होता है कि जब कंपनी का ऊपर का मैनेजमेंट बदलता है
तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को बहुत दिक्कत आती है, इसलिए भी आती है क्योंकि वो उस सिस्टम को फॉलो कर नहीं पाता, या जो भी हो, जो भी एक 30-40 साल का जो बिजनेस जमाया है, वो उस पहले व्यक्ति को मालूम रहता है कि 30 साल आपने क्या मेहनत की है, लेकिन जो नया मैनेजमेंट आता है उनको ये नहीं मालूम है कि 30 साल की इनकी क्या मेहनत है, वो अपने हिसाब से अपने, तो वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, ये फर्क जरूर पड़ता है। आप ऊपरी मैनेजमेंट चेंज हो रहा है या कोई बड़ी कंपनी काम कर रहे हैं, उसमें कोई सेल्स की टीम है, सेल्स हेड चेंज हो गया उनका, उससे आपकी ट्यूनिंग हो रही है, बराबर नहीं हो रही है, इन चीज़ों फर्क पड़ता है। हमने चीज़ें पास में भुगती भी हैं और सभी को भुगतना पड़ती है कि नया कोई टीम आई है, नए लोग आए हैं, तो आपको उसके हिसाब से ढलना पड़ेगा। इवन आपके हायर कंपनी में आप सेल्स टीम की बात छोड़ दें, मैनेजमेंट टीम, वहाँ पे यदि कोई पीढ़ी का चेंज हुआ है, पहले उनके फादर काम कर रहे थे, अब नई पीढ़ी आ गई है वर्किंग में, तो ये आपको वर्किंग का फर्क पड़ेगा। पर वो ट्यूनिंग जमानी पड़ती है, कई बार जम भी पाती है, कई बार नहीं जम पाती है। वो समस्या तो ट्रेडिंग में आती है, हमेशा आती है। वो इस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा हमेशा, हर ट्रेडर को तैयार रहना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस चीज का बहुत लाभ मिलता होगा, क्योंकि जैसे आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग भी करते हो, और आपके 6-6 यूनिट से और बहुत बड़े लेवल पे आपका बहुत बड़ा स्टाफ है, बहुत सारे डीलर्स हैं, तो वो जो यहाँ का जो अनुभव है वो आपको वहाँ हर लेवल पे काम आता होगा, क्योंकि अगर आपको सेल्स के स्टाफ के साथ कैसे डील करना है, या डीलर्स से कैसे डील करना है, मार्केट और दोनों को कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, क्या वो अनुभव काम में आता है। सबसे पहले तो मेरे प्रायोरिटी रहती है कि सबसे पर्सनल संबंध रहते हैं मेरे। चाहे कोई भी कंपनी से काम कर रहे हैं, वहाँ मैनेजमेंट में जो उनके एमडी हैं या जो भी उनके मेन जो की पर्सन्स है, उन लोगों से एक पर्सनल रिलेशन मेंटेन रहते हैं मेरे हमेशा। उसके अलावा उनकी जो सेल्स टीम है, क्योंकि मैं मेरी सेल्स टीम से भी रोज डील कर रहा हूँ, तो सेल्स टीम से कैसे डील करना है, क्या करना है, कैसे व्यवहार रखना है, शायद से ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए टीम से भी हम नई टीम आती है उनसे भी शायद डील कर पाते हैं। अभी सेल्स की बात निकली तो मैंने एक आपके यहाँ भी एक देखा है कि आपके यहाँ अमूमन ऐसे किसी को फायर नहीं किया जाता आपके स्टाफ में, मतलब जो भी है वो सालों साल तक रहते हैं, बशर्ते वो खुद ही कोई बहुत बड़ी गलती करें और कोई बहुत मजबूरी हो, लेकिन आपके यहाँ मतलब इस चीज का बहुत ध्यान, मतलब ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ध्यान रखा जाता है, तो उसका मेन कारण क्या है? नहीं सर, हमारे ग्रुप की पॉलिसी है कि हम जनरली आदमी सेल्स का नहीं हो, चाहे अकाउंट्स का हो, चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे फैक्ट्री का हो, या कोई बंदा हो, हम जनरली छोटे छोटे रीजन पे फायर करने में विश्वास नहीं रखते हैं। आदमी गलती काम कर रहा है तो गलती होने की संभावना पूरी होती है। हम आईएसओ के सिद्धांत पे काम करते हैं। आईएसओ जो होता है वो कहता है कि आप गलती कर रहे हो, कोई बात नहीं, आप काम करोगे तो गलती तो होगी ही होगी, पर गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। गलती यदि रिपीट हो रही है मतलब आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, और आप रोज नई गलती कर रहे हो तो इट्स ओके। तो हमारा ये है कि आदमी रोज गलती कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम ठीक करेंगे, समझाएंगे, सुधारेंगे। सुधर रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो हमारी कोशिश ये रहती है, कोई बंदा, स्टाफ, कोई भी किसी प्रकार का स्टाफ हो, वो गलती कर रहा है उसको ठीक है समझाते हैं, डांटते हैं, सब तरह का करते हैं जैसा हो जाए, पर कोशिश करते हैं कि फर्स्टली वो ठीक कर ले उस गलतियों को। अगले दिन गलती करे तो नई गलती करे वो, तो एक्सेप्टेबल है हमको। रोज नई गलती कर रहा है मतलब काम कर रहा है वो। हाँ, सही बात है। सेम, अब यही विषय निकला है तो इसमें से एक चीज और निकल के आती है कि मैं आपके उधर रीवा बेल्ट में आपके काफी डीलरों से मिला, इधर बैतूल में भी मिला, काफी जगह आपके डीलर से मिलता हूँ, तो काफी पुराने डीलर्स रहते हैं, और मतलब बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना, बहुत अच्छे रेपुटेशन के साथ में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, तो डीलर्स का को मेंटेन करने में आप क्या विशेष ध्यान रखते हो, जो आपके इतना पुराने 20-30 साल से आपके डीलर्स बने हुए, कभी इधर से उधर हटते नहीं है? डीलर्स को मेंटेन करना एक बहुत मुश्किल काम है, फिर भी हम मैक्सिमम डीलर्स को मेंटेन कर पाते हैं। उसका कारण ये है कि डीलर से एक तो पर्सनल रिलेशन रखना है आपको, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करना है। उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपके अकाउंट्स को लेके आ रही है, चाहे आपकी क्वालिटी को लेके आ रही है, उसको आपको समय पे ध्यान देना पड़ेगा। आपकी क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, डीलर ने कोई कंप्लेन करी है, तो उसको आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और डीलर को फीडबैक देना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉब्लम थी, हमने इसके लिए रेक्टिफिकेशन किया, या ये हमारी प्रॉब्लम थी इसके लिए हमने सुधार किया, या अपनी प्रॉब्लम नहीं है, कई बार प्रॉब्लम डीलर साइड की भी होती है, तो डीलर को आपको बराबर बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि देख ये इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो डीलर को यदि समझ में आएगा तो डीलर आपसे खुश रहेगा। पर यदि आप फीडबैक नहीं दोगे, लोग हाँ ठीक है देखते हैं, जवाब नहीं दोगे, कम्युनिकेशन नहीं करोगे, तो प्रॉब्लम आती है हमेशा। हाँ, मुख्य कारण ये भी है कि जैसे मान लो आपने इतनी फ्रीडम दे रखी है कि डीलर जो है वो डायरेक्ट आपसे संपर्क करके अपनी समस्याएं बता पाता है। कई जगह ऐसा होता है कि वो एक बीच में गैप ही हो जाता है। नहीं, हमारे यहाँ जनरली गैप नहीं करते हम लोग। हमारी कोशिश रहती है कि डीलर की हमारी अप्रोच डायरेक्ट हो जाए। रूटीन में नहीं होती है, पर भी यदि डीलर चाहता है तो कर सकता है वो।
क्योंकि डे टू डे में तो हर डीलर से हम रोज बात नहीं कर सकते हैं, इतने डीलर हैं, रोज बात करेंगे तो काम नहीं कर रोज सकते हैं। नहीं, लेकिन क्या होता है, जैसे समस्या तो साल में एक आध बार ही आती होगी, तो आदमी कम से कम डायरेक्ट हिम्मत करके फोन करके पूछ सकता है, बता सकता है, नहीं तो नॉर्मली ऐसा नहीं, ये हमारी कनेक्टिविटी डीलर से है, सब डीलर से कनेक्टिविटी। बल्कि बीच बीच में हम डीलर से जाते हैं, मिल लेते हैं, वो भी मतलब फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं, पर कभी भी चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं। फिक्स नहीं ऐसा कि आज हमको इस बेल्ट में जाना है। जब ऐसा लगता है कि हाँ कुछ इस बेल्ट में जाना चाहिए तो चले जाते हैं हम कोई भी चले जाते हैं हमारे अरेंजमेंट से। अच्छा, फिर भी एक चीज़ और पूछनी थी मैंने कि मैं भी 4-5 साल पंप इंडस्ट्री में रहा हूँ, तो ऐसा मेरा हमेशा रहता था उस समय, क्योंकि क्या मैंने वो दौर देखा है जब सस्ते पंप का दौर था, क्योंकि अब पंप इंडस्ट्री भी में भी डील करते हैं, और 2 रेंज होती थी, सस्ता और महंगा। तो मैं महंगे पंप में था और सब जगह बोलबाला सस्ते पंप का था। वो अब धीरे धीरे बहुत काफ़ी हद तक के गैप कम हुआ है, उस समय बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो लेकिन मेरे को इतना मालूम था कि मैं समझ में आया था ये बात कि महंगे पंप को सेट करने में बहुत टाइम लगता है, मतलब क्वालिटी चीज़ को सेट करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हाँ फिर वो लॉन्ग टाइम चलती है। तो आपने भी विशाल पाइप को ऐसा ही मिला या जो भी है, मतलब तो ये तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि इंदौर में जैसे लोकल जगह पे विशाल पाइप का सेल बहुत तगड़ा है, क्योंकि 4 इंच सबमर्सिबल डोमेस्टिक पंप का सबसे बड़ा सेल तो इंदौर में ही होगा, क्योंकि एमपी का सबसे बड़ा शहर इंदौर है, और मैंने सारे बड़े बड़े डीलर देखे हैं और विशाल ही यूज़ करते हैं। तो वो क्वालिटी मेंटेन करके फिर वो रेट्स को, तो क्या मतलब इसमें क्या सिस्टम होता है कि एक अच्छी क्वालिटी को कैसे धीरे धीरे डेवलप किया जाता है? अच्छी क्वालिटी को डेवलप करने में, स्टेबलाइज करने में समय तो बहुत लगता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। क्योंकि आप अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी, आप प्राइसिंग ज़्यादा आएगी। आप प्राइसिंग ज़्यादा लेंगे तो अच्छी कंपटीशन में प्राइसिंग को बहुत महत्व दिया जाता है। तो आपको ग्राहक को समझाना पड़ेगा कि आपकी प्राइस ज़्यादा क्यों है। आपने ग्राहक को समझा लिया आपकी प्राइस ज़्यादा क्यों है, ये फ़ायदा इसलिए आपकी प्राइस ज़्यादा है, तो ग्राहक का प्रोडक्ट आप पिक करेगा। पर ये आपके लिए ऐसा सिस्टम होना चाहिए आपके पास में कि आप ग्राहक को समझा पाओ, एजुकेट कर पाओ कि भाई मेरे प्रोडक्ट की प्राइस इतनी ज़्यादा है, वो इसलिए है, ये फ़ायदे हैं, ये क्वालिटी का बेस्ट है। जैसे पंप इंडस्ट्री की बात करें अपन, तो मैं SS304 यूज़ कर रहा हूँ, SF4 सब कुछ बेरिंग ये यूज़ कर रहा हूँ। मतलब जो भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। जैसे हम डेक्कन बेचते हैं तो हम ग्राहकों को हम बताते हैं कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसका ऐसा है। पाइप में भी हम बताते हैं कि हम क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, क्या-क्या फ़ायदे हैं, कहाँ-कहाँ हम अच्छा बना रहे हैं। वो हमको डिटेल समझानी पड़ती, तो ग्राहक आपका प्रोडक्ट पिक करेगा। हालाँकि बाज़ार में आज भी पोज़ीशन यही है कि अपन यदि क्वांटिटी वाइज़ देखें तो सस्ता प्रोडक्ट ही ज़्यादा बिकता है। हाँ, इट्स डिपेंड, क्योंकि क्या होता है बहुत सारी चीजें, फर्क इस बात का ही पड़ता है कि जैसे मान लो कहीं बोरिंग में 20 HP का पंप लगता है, तो वहां पर वो आदमी समझौता नहीं कर सकता, नहीं कर और जहाँ सकता। 3 HP का पंप लगता है तो फिर वहां सस्ता पंप लेगा वो। अपन पूरे एमपी की बात करें यदि, तो पूरे एमपी में अलग-अलग बेल्ट हैंगे। कुछ बेल्ट है जहाँ बोरिंग सिर्फ 80-90 फीट 100 फीट ही है। कुछ बेल्ट है जहाँ बोरिंग 200 फीट 300 फीट है। कुछ बेल्ट है जहाँ 500-600 फीट है। कुछ बेल्ट है जहाँ 800-900 फीट तक बोर है की गहराई, बोरों की गहराई है। इसके अलावा कुछ बेल्ट है जहाँ पे कुएं से या नहर से या बोरिंग होती है, पानी लेते हैं, पर वो लोग स्प्रिंकलर नोजल चलाते हैं डायरेक्ट। एक ही पंप से वो चाहते हैं कि 12 नोजल, 13 नोजल, 15 नोजल चल जाएं। ये अलग-अलग एरिया की अलग-अलग कहानी है। तो जिस एरिया की जो रिक्वायरमेंट होती है वहाँ अलग टाइप का पंप बिकता है। जैसे जहाँ बोरिंग बहुत कम है, 90-100 फीट के हैं, वहाँ शायद कुछ बेल्ट है, अपने में सिटी के नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, पर वहाँ पे सस्ता ही माल बिकता है। वहाँ हम सोच ले कि हमारा अच्छा पाइप बिक जाए, अच्छा पंप बिक जाए, नहीं बिकता, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही नहीं उनकी। हाँ। उनको 80-90 फीट 100 फीट से पंप निकालना है, सस्ता पाइप भी काम कर जाता है, सस्ते पंप भी काम कर जाते हैं। पर जहाँ 1000 फीट 700 फीट 500 फीट बोर है, वहाँ अच्छी चीज ही वहाँ पड़ते हैं किसान। या फिर जिसको आगे नोजल चलाना है, जिसको आगे हाई प्रेशर पंप चढ़ाना है, बड़ी पंपिंग करना है, तो वो डेफिनेटली अच्छे प्रोडक्ट पे अच्छी क्वालिटी भी जाएगा। चाहे केबल हो, चाहे पंप हो, चाहे पाइप हो, चाहे कोई भी एंसिलरी हो। इवन उसका पावर सप्लाई जो होगा वो भी बराबर ट्रांसफार्मर लगाएगा, सब कुछ करेगा, पूरे तैयारी के साथ ही हो जाएगा। भैया मेरे को एक चीज और बताइए, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले मुझसे बोला कि क्वालिटी का लोगों को बताने के लिए ऑप्शन नहीं है कि जैसे किसान को मालूम पड़े। तो जैसे अपन देखते हैं मोबाइल्स के अंदर, कार के अंदर, और भी दूसरे सेक्टर में, आज इंटरनेट पे जाओ तो आपको क्या नाम बोलते हैं ना, से चार्ट अवेलेबल है, कंपैरिजन चार्ट्स। हाँ, कि भाई इसके अंदर जैसे अपन मोबाइल में इतनी जीबी की रैम है, इतने ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो इतना सरलीकरण अपन, जो कि किसान एक बहुत बड़ा मतलब मॉब है, भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या किसानों की है, पर उनके पास ये सब चीजें पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है, जिसमें पंप और पाइप इन सब चीजों की बेसिक इंफॉर्मेशन की, जिससे वो कंपेयर कर पाए।
अपन किसी जैसे अब जैसे मोबाइल इंडस्ट्री का आपने एग्जांपल दिया, मोबाइल इंडस्ट्री में तो जनरली लोगों टेक्निकली ज्यादा समझते हैं कि ये जीबी रैम है, उस 4-5 उसके पैरामीटर्स फिक्स है, कितने जीबी की रैम है, कितनी उसकी मेमोरी है, कितने पिक्सल का कैमरा है, ये 4-5 पैरामीटर है तो वो समझा लेते हैं उसको। फिर भी आप देखना कभी भी मोबाइल इंडस्ट्री में किसी से कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि अपन किसी को साथ में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप बता सकते हो मैं अच्छा हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है, आप किसी कंपैरिजन नहीं सकते हैं। आप ज्यादा करते हैं अदर कंपनी का ये है, मेरा ये है। तो ये एजुकेशन तो देना ही पड़ता है। हम जो आप बोल रहे, मैंने आपको बताया कि भाई अपनी क्वालिटी के बारे में अवेयर करना पड़ेगा, वो ऐसे ही करना पड़ेगा कि भाई मेरा पंप में ये अच्छा है, मेरे पाइप में अच्छा है, मैं वर्जिन क्वालिटी यूज करता हूँ, मैं उसमें यूवी यूज करता हूँ, या मैं उसमें प्रॉपर मास्टर बेस डालता हूँ, या मैं प्रॉपर वेट लेता हूँ, ऐसा के स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं पूरे, हम अंडर वेट नहीं बनाते हैं। नहीं, मैं ऐसा आपको थोड़ा सा बीच में काट रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा आइडिया है इस बात का आपके खासकर विशाल पाइप और आपसे संबंध में, क्योंकि मुझे ध्यान में है कि मेरे एक मित्र है, उन्होंने दाने की फैक्ट्री डाली। तो दाना बनाना मतलब वो दाना बोले मैं क्या इतना मेरे को टेक्निकल समझता नहीं, पर बोले तेल के पीपों का दाना बनाता हूँ। तो मेरे को इंदौर में बेचना है, छोटे शहर से था, तो मैंने कहा मुश्किल है, तो उल्टा जा रहा है। पर मैंने कहा जब मेरे बहुत करीबी मित्र था, तो मैंने कहा किससे मिलूँ, तो मैं विकास भैया से, आपके छोटे भाई साहब जो फैक्ट्री देखते हैं, उनसे मिलवाया। तो उन्होंने जैसे दाना देखा तो बोले यार मैं तो नहीं खरीद सकता, क्योंकि हमारा जो काम है पूरा ISI वाला है, तो हम ये दाना यूज ही नहीं कर सकते, पर मैं आपको रेफरेंसेस दे सकता हूँ कि आप इससे मिल लो, और जोशी जी आए इसलिए मैं दिलवा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको सब कुछ। तो कहने का मतलब मेरे को ये है कि तुरंत उसने मतलब उसको ये सुनने मिला कि हम IS, तो ये इस चीज का ध्यान रखते हैं तभी, नहीं तो वो बताता है कि हाँ भाई कुछ ऐसा ही बनता है, ये भी चलेगा वो भी चलेगा। हमारे यहाँ जैसे जनरली इंडस्ट्री में होता है कि फिनिश प्रोडक्ट के लोग टेस्टिंग करते हैं क्वालिटी को लेके, ऐसे के नॉर्म्स के हिसाब से जनरली पाइप बन गया है जो फिनिश, उसकी टेस्टिंग करते हैं। तो हम फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग तो करते ही करते हैं, साथ में हम रॉ मटेरियल की टेस्टिंग भी करते हैं पूरी। जो रॉ मटेरियल आ रहा है, किस कंपनी का भी आ रहा है, कोई भी रॉ मटेरियल आ रहा है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उसको भी टेस्ट करें, वो यदि एक्यूरेट है, सही है, हमारे जो हमने बना रखा है उसके हिसाब से सही बैठ रहा है, तो ही हम उसको यूज करते हैं, वरना हम यूज नहीं करते उस मटेरियल को। तो भैया HDP पाइप जो है, उसमें तो विशाल पाइप का बहुत बड़ा नाम है, और मेरे देखते देखते मैं अभी लगभग 23-24 साल से आपसे जुड़ा हूँ, तो देख रहा हूँ बाद में आपका पहले LD आता होगा, लेकिन फिर गार्डन, सक्शन और गार्डन में बहुत अच्छा ब्रांड बन गया है। जैसे हमारा सबसे पहले SGP था, फिर पहले किसी जमाने कृषि पाइप चलता था PVC का रिप्रोसेस का, उसके बाद हम LD आए, LD में हम बहुत सारी क्वालिटी बना रहे हैं। सक्शन चालू किया हमने, सक्शन में 3-4 क्वालिटी बना रहे हैं, गार्डन पाइप बना रहे हैं, कॉलम बना रहे हैं, केसिंग बना रहे हैं, स्प्रिंकलर बना रहे हैं, ड्रिप बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। अभी हम सबमर्सिबल केबल ही बनाते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, 2.5, 4, 6 स्क्वायर mm। अब आपसे एक पंप के बारे में भी, क्योंकि पंप में मेरा विशेष लगाव रहता है हमेशा तो डेक्कन पंप जो है जी, उसका मेरे को जो जानकारी है, डेक्कन का जो ओपन वेल एक आता है, शायद वर्टिकल ओपन वेल, तो वो शायद उसकी कॉपी करते हैं लोग, उसकी हाँ। नकलें बन रही हैं। मेरे ख्याल से ओपन वेल का पायोनियर है, ओपन वेल टेक्नोलॉजी को लाने वाले डेक्कन पंप्स ही है। इवन जैसे मैं अपनी बात चल रही थी, SDP में फर्स्ट लाइसेंस MP का हमारा है, ऐसे इंडिया का फर्स्ट लाइसेंस ओपन वेल का डेक्कन पंप्स का है। ऐसा ही पहला? हाँ, ISI का फर्स्ट लाइसेंस जो है डेक्कन पंप्स का है ओपन वेल में। अच्छा अच्छा। टेक्नोलॉजिकल वाइज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से जो परफॉर्मेंस डेक्कन पंप्स के हैं वर्टिकल ओपन वेल में खास करके, वो शायद किसी भी कंपनी के नहीं है। हम दूसरी किसी भी कंपनी से कंपेयर करते हैं, हमेशा बेहतर पाते हैं। हमारी दूसरी कंपनी, कई लोग डेक्कन का पंप हमसे लेके गए हैं उसको रिसर्च करने के लिए, उसकी कॉपी करने के लिए, या रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट पंप बोल सकते हैं उसको। अच्छी ब्रांडेड कंपनी ने हमसे कई बार लिया है पंप, और पर आज तक भी मेरे ख्याल से शायद कोई परफॉर्मेंस के मामले में डेक्कन कॉपी नहीं कर पाया। और अभी मैंने आप एग्जीबिशन में आपके स्टॉल पे देखा था कि डेक्कन का बूस्टर पंप, या अपन बोल सकते हैं कि प्रेशर पंप जिसको कहते हैं, वो भी देखा था। तो अभी आप अपने पंप सेक्टर के अंदर इंस्टीट्यूशनल बिजनेस बोले या डोमेस्टिक के अंदर कैसा देखते हैं, क्या भविष्य है, और क्या खासकर MP में, क्योंकि MP बहुत ग्रोइंग स्टेट है। पंप इंडस्ट्री में जनरली ये लोग 2-3 हिस्सों में बांट देते हैं इसको। एक हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, जो कि अपना कोर बिजनेस है, जहाँ की ओपन वेल, मोनोब्लॉक, सबमर्सिबल चलता है। एक हो गया डोमेस्टिक सेक्टर, जिसमें V4 सबमर्सिबल चलते हैं घरों को पानी देने के लिए, और सेल प्राइमिंग मोटर्स या
छोटी डोमेस्टिक मोटर्स, डोमेस्टिक सीजन हो गया है, इसको बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं लोग। हाँ, इसमें बूस्टर पंप आ गए, पंप प्रेशर पंप आ गए, सब आ गए। एक मड पंप आता है जो कि जनरली गवर्नमेंट सेक्टर में लगता है या कंस्ट्रक्शन में लगता है। हाँ, मड आजकल पंप, सीवेज पंप, वो भी डेक्कन बना रहा है। आपको बता दूं, डेक्कन का जो कोलैबोरेशन है, जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट कंपनी हुमा, जर्मनी कंपनी हुमा, इनसे इनका कोलैबोरेशन है। पूरा उनकी डिजाइन पे काम होता है, जो उनके स्पेसिफिकेशन है उसके ऊपर पंप बनते हैं। और इवन ये लोग हुमा के नाम से उनका कोलैबोरेशन है। जितने मिडिल ईस्ट में हुमा का एक्सपोर्ट हो रहा है वो इंडिया से हो रहा है, डेक्कन कर रही है उसको। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर है? यही पूरी डिजाइन पे हो रहा है, यही मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, यही टेस्टिंग हो रहा है, सब कुछ यही हो रहा है। और यहाँ से डायरेक्ट हुमा के नाम से मिडिल ईस्ट जा रहा है, और वही बहुत पंप है अच्छी अपने यहाँ बात दे रहे हैं वो ये लोग। तो बहुत अच्छी हाँ। बात। अब जिससे अपन क्वालिटी प्राइस का अवेयरनेस आता है, तो वही बात होती है कि इनके जो सीवेज पंप आते हैं, अपन दूसरे अदर प्लांट से कंपेयर करते हैं, प्राइस थोड़ा सा अपर जाता है। पर जो इनका टेस्टिंग सिस्टम है, जो इनकी क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस है, वो आप देखेंगे तो वो हुमा के अकॉर्डिंग है, जो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है उसके अकॉर्डिंग है पूरा। इनकी जो टेस्टिंग सिस्टम है, इनके इतने प्रिसाइज मशीनरी लगा रखी है इन्होंने वहाँ पे उसके मशीनिंग के लिए, उसका बोरिंग के लिए मशीन है, जो सब सीएनसी लगा रखा उन्होंने। जनरली दूसरी कंपनियों में सीएनसी है भी, तो वो टर्निंग के लिए होती है, सिर्फ कि पार्ट को टर्न करके फिनिश करने की सीएनसी लगी, पर इनका टर्निंग, बोरिंग, बेंडिंग सब सीएनसी पे हो रहा है। और उसके अलावा बहुत सारी हाई प्रेशराइज मशीन लगा रखी है। इवन वाइंडिंग के लिए भी एक इन्होंने प्रेशराइज मशीन लगा रखी है, मोटर वाइंडिंग। जनरली वाइंडिंग तो मैनुअल होती है या छोटे से मशीन से होती है, पर इनके वाइंडिंग के लिए एक मशीन लगा रखी है। फिर वाइंडिंग को टेस्टिंग करने के लिए एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ये वो शायद से 20 बाय 20 का एक टैंक बना रखा है स्पेशल उन्होंने। उसकी टेक्नोलॉजी, इंटरनल टेक्नोलॉजी तो मुझे भी इतना ज्यादा नहीं पता है, पर वो टेक्नोलॉजी उनके होमा में डिजाइन में टेस्टिंग कंपलसरी है वो। हाँ, नहीं, जैसे सीवेज और डिवाटरिंग पंप का पहले सेल, ये बूस्टर पंप और ये जो 3-4 पंप है, ये मैंने महाराष्ट्र में आज से 20-25 साल पहले 98-99 के आसपास पूना में और जगह देखे थे। और तब इंदौर में भी ये प्रेशर पंप, बूस्टर पंप नहीं देखने को मिलते थे, जो ऊपर ऐसा एक वो बना रहता है। पर अब मैं देख रहा हूँ कि छोटे छोटे, मतलब एमपी जिस लेवल पे अब आ गया है, तो छोटे छोटे शहरों में, इवन बैतूल और छिंदवाड़ा की बात नहीं, मुल्ताई वगैरह छोटे इंटीरियर भेजदे जैसी जगहों पे मैं देख रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, उसमें बेसमेंट है, और जहाँ बेसमेंट है वहाँ सीवेज लगना ही लगना है। क्योंकि ये बारिश में पानी जब आता ही है, अंदर आता ही है, तो सीवेज डिवाटरिंग के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। और मैंने आपका वो मॉडल देखा था, और अब आपने जो बताया है तो ये लोगों तक पहुंचे कि डेक्कन का खुद का मैन्युफैक्चरिंग और वर्ल्ड के सबसे बड़ी कंपनियों में से एक में से उसके साथ में कोलैबोरेशन है, तो वो टेक्नोलॉजी से बन रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस बहाने सबको ये चीजें मालूम पड़े, क्योंकि अभी भविष्य में क्या होने वाला है, क्योंकि हर व्यक्ति यही पूछता है कि भविष्य में अब क्या है। तो मैं भी आपसे यही पूछना चाहूंगा कि भविष्य, अब अपना एग्रीकल्चर लाइन में हर कोई पूछना चाहता है कि मेरे को नया कुछ करना है, तो आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे? आपका क्वेश्चन है कि फ्यूचर में क्या देखना चाहिए पंप के बारे में। पंप इंडस्ट्री में आज भी मैं देख रहा हूँ कि लोगों को क्वालिटी के बारे में काफी अवेयरनेस कम है। लोगों प्राइस देखते हैं, सस्ता पंप ले लेते हैं। अच्छी क्वालिटी, अच्छी ब्रांडिंग के पे जाना पड़ेगा, एफिशिएंट पंपों के पे जाना पड़ेगा, ताकि आपका पावर कंज्यूमशन कम हो। आज भी लोगों को अपने आप पावर कंज्यूमशन के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि पंप, मेरे को आज 1000 लीटर का टैंक भरना है तो उसको कितने एचपी का पंप कितनी देर भरना चाहिए, वो अवेयरनेस बहुत कम है। क्योंकि अल्टीमेटली आपके पावर की यूनिट आपकी जल रही है उससे। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में अपने पावर की बिलिंग का महत्व नहीं है ज्यादा, इसलिए वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। डोमेस्टिक में भी जनरली ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि ध्यान देना चाहिए। सर, टेक्निकली पंप लाइन में स्ट्रांग होना पड़ेगा लोगों को, ताकि अच्छी चीज ज्यादा आ सके। नहीं, दूसरा मेरा मेन प्रश्न ये था कि जैसे अभी जैसे व्यापारी वर्ग क्या परेशान इस बात का हो गया है कि बोले सिर्फ 3 महीने का बिजनेस रह गया है, कुछ नया प्रोडक्ट बताओ, एग्रीकल्चर में कोई नई चीजें बताओ। तो जैसे आप से अच्छा कौन बता सकता है इस मामले में? क्वेश्चन मुश्किल है, पर ऐसा नहीं है कि एकदम 3 महीने का बिजनेस ही है। 3 महीने का एक एग्रीकल्चर का विंग आता है, वो आपका पीक रहता है, वहाँ ज्यादा काम रहता है। पर बचे हुए समय में काम नहीं रहता, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आपका अपन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या थोड़ा बहुत अगस्त समझ लें, दिसंबर समझ लें, ये तो पीक सीजन है। उसके अलावा आपके जनवरी से लेके मई तक आपका डोमेस्टिक चलता है, डोमेस्टिक काम चलता है। कई बेल्ट में एग्रीकल्चर चलता है, मूंग आता है कुछ बेल्ट में, कुछ बेल्ट धान आता है, अलग बेल्ट में अलग कहानी चलती है। ऐसा ठीक है, 1-2 महीने रेस्ट मिलता है, तो मेरे ख्याल से 1-2 महीने रेस्ट मिलना भी चाहिए आपको, दूसरी प्लानिंग करने के लिए, दूसरी तैयारी करने के लिए, आपकी अकाउंटिंग ठीक करने के लिए, आपके पेंडिंग वर्क निपटाने के लिए थोड़ा समय बीच में मिलना चाहिए।
नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि बहुत बड़ी पंप की कंपनी, उनका भी यही कहना था उनके मैनेजर्स का कि ये सब बातें हैं, 12 महीने का बिज़नेस है, यदि आपने ढंग से प्लान किया, हाँ, उसको सही ढंग से रोटेट किया तो। और फिर आप तो मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जो बारिश का समय होता है, जिसमें सच में वाक़ई पंप पाइप का सब काम कम हो जाता है, तो वहाँ उसके लिए भी आपने एक नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है कि आप क्या बोलते हैं उस टारपोलिन, मतलब जो 2 महीने आपके खाली थे, वो भी आप बैठने के इच्छुक नहीं थे और आपने टारपोलिन का भी काम शुरू किया, उसके बारे में थोड़ा-सा बता दें? देखिए सब मशीनें आइडल नहीं रहना चाहिए, हमारा तो है मशीन है, जो फैक्ट्री में अपना स्टाफ काम कर रहा है, लेबर वो फ्री बैठे हैं या उनको अपन छुट्टी दे दें, ऐसी पॉलिसी हमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लेबर को कभी छुट्टी नहीं देते हैं। अननेसेसरी छुट्टी मतलब फोर्स छुट्टी नहीं देते हैं, वो उसको छुट्टी जाना बात अलग है, तो कुछ ना कुछ काम तो निकालना पड़ेगा उनके लिए हमको। तो हम या तो तारपोले बनाएंगे या कुछ प्रोडक्ट जो रूटीन प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वाले नहीं है वो बनाएंगे, कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना रह पड़ेगा। ऐसे ही पंप इंडस्ट्री में आप बताए थे डाइवर्सिफिकेशन आपको डोमेस्टिक भी करना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। पाइप इंडस्ट्री में आपको जनवरी से लेकर आप डोमेस्टिक बेचिए, गार्डन ट्रिपिंग बिकता है उस समय, छोटा साइज का एसडीपी बिकता है, छोटी कॉलम पे साइज बिकती है, ड्रिप बिकता है, जनवरी फरवरी मार्च में ड्रिप बिकता है काफी। काम है, आजकल स्प्रे पाइप भी चल रहा है, स्प्रे पाइप बेच रहे हैं हम लोग काफी, जो कि खेतों में दवाई छिड़कने में लगता है, दवाई का स्प्रे होता है जो, वो चलता है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा आपकी लाइन संबंधी थी, जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आपके सिस्टम में को सूट करता हो। आप नया करेंगे तो उसके लिए आपको एक नई लाइन बनानी पड़ेगी, नई टीम खड़ी करनी पड़ेगी। उसकी बजाय आपके जो सिस्टम में जो सूट हो जाए वो काम करेंगे। हेडलाइन बहुत डिफरेंट लाइन से। भैया आपसे एक चीज़ और पूछनी थी कि अमूमन मैंने व्यापार में जो देखा है कि जब आपके परिवार के लोग हो तो व्यापार मतलब टीम जो होती है, घर की टीम हो, तो वो काम बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि बड़ी मुश्किल मतलब प्रॉपर व्यक्ति मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे मिल जाता है, लेकिन तो आपका मैंने देखा है कि विवेक भैया, विशाल भैया, विकास भैया, रक्षित, उसके अलावा मोनी भैया, उसके अलावा अंकल, ये सबसे मेरा लगभग मुला होती है। और सब मतलब वहाँ जाओ फैक्ट्री पे तो तीनों की डिस्कशन होती है, यहाँ विवेक भैया और विशाल भैया की होती है। तो ये इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन के लिए इतना, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है, सब साथ में काम करना कोई वो नहीं है, पर उसको सालों साल मेंटेन रखना। और मैंने देखा बड़े भाई साहब सब सबको बिल्कुल संभाल के रखते हैं, तो उसके लिए क्या मेन उसका मूल मंत्र थोड़ा बताएं। देखिए, आपको यदि इस तरह से माहौल में काम करना है तो आपस में एक दूसरे सम्मान करना पड़ेगा, एक दूसरे की बात को अहमियत देनी पड़ेगी, सही गलत पे अच्छे से व्यवहारिक रूप से डिस्कस करके उसको फाइनल करना पड़ेगा। आप कुछ भी गलत बात करेंगे तो नहीं चलता है, एक दूसरे सम्मान देंगे तो सब कुछ चलता है। हम सब भाई लोग आपस में एक दूसरे सम्मान देते हैं, कोई एक दूसरे की बात को टालता नहीं है, जो सही लगता है उस पर डिसीजन लेते हैं। अब कई मुद्दों पे हम आपस में डिस्कस करके डिसीजन लेते हैं, तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि मेरे को उनसे बिना पूछे कुछ नहीं करना है या उनको मेरे से बिना पूछे कुछ नहीं करना है। पर ये होता है कि हम 2 जने 3 जने डिस्कस कर रहे हैं तो चीज अच्छी हो जाती है, छोटी-छोटी बातें करेक्ट हो जाती हैं या नया अच्छा आइडिया आ जाता है। हम 3 जने डिस्कस करेंगे, 5-4 जने डिस्कस करेंगे तो अच्छी चीज बाहर आती है। तो आपस में देते हैं। बाकी फाइनली जैसे मैं बड़ा हूँ तो मैंने कुछ बात बोल दी तो मेरी बातों को इग्नोर नहीं करता है, वो डिसीजन है, पर भी अपने को सम्मान करना पड़ेगा सबका। हाँ, वो इसलिए क्योंकि थोड़ा-सा ये सबसे मुश्किल टास्क होता है, जो आप बहुत अच्छे से सालों से मैं देख रहा हूँ, इसलिए पूछना ज़रूरी था। नहीं, सबको साथ में लेके चलेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और अपन अभी काफ़ी सारे बिज़नेस की से रिलेटेड ही बात कर रहे हैं, क्योंकि इसको देखने वाले ज़्यादातर व्यापारी वर्ग है अपना। जैसे अपने घरों में जल नल योजना के तहत बहुत सारे पाइप डले और घर-घर, वैसे वहाँ पर खेतों में भी पाइपलाइन डल रही है। हाँ। 3 इंच का पाइप का कनेक्शन दिया जा रहा है, जैसे पीने का पानी का वैसे खेती के पानी का। तो इसका क्या नुकसान हो रहा है या होगा, या फ़ायदा होगा या अपने बिज़नेस पे? क्योंकि यदि पानी खुद ही आ गया, खैर उसको शायद उसको मूव करने के लिए पाइप तो लगेगा, पर पंप का क्या होगा? आगे चल के पंप की रिक्वायरमेंट इन सब चीजों से कम होगी, ये बात सही है, पर भी बहुत बड़ा बाजार है सर। एक चीज बंद होगी नया चालू होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जैसे ऐसा लग रहा था कि जल नल योजना बंद हो जाएगी, उसके बाद पाइप का काम बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पाइप का काम बंद नहीं होगा। पाइप का काम अभी टेम्परेरी कम हो गया, ऐसा भी जल नल योजनाएं बंद हो गई है, करीब करीब पूर्ण हो गई है वो। तो एकदम से पाइप का काम अभी कम हो गया है, एसडी पाइप की रिक्वायरमेंट एकदम से फिलहाल कम हो गई है। पर नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। अब जैसे अब इसके लिए नया सेक्टर खुल रहा है भी है, जैसा कि आपने बताया खेतों में लाइन डलेगी, ये ऑलमोस्ट सभी दूर बड़े बड़े चक में गवर्नमेंट लाइन डाल के देगी, मेन लाइन सब लाइन डाल के देगी, फिर किसानों को अपनी लाइन खुद डालना है। तो ये काम भी बहुत बड़ा चला है। जैसे नल जल योजना का काम बहुत बड़ा था, सब एग्रीकल्चर सेक्टर में काम बहुत बड़ा चलना है।
जब ये 2-4 साल 5 साल में 10 साल में पूरा होगा, पता नहीं कितना समय लगेगा, तो कह नहीं सकते अभी से, पर जब तक तो चलना है, उसके बाद फिर कोई नया सेगमेंट चालू होगा। पंप में भी ऐसा ही है, आपको लग रहा है, अपने को लग रहा है कि ये सब खेत तक डायरेक्ट पानी आ जाएगा तो फिर क्या है, पर जब तक कुछ नया आएगा। सही। फिर भैया थोड़ा सा व्यक्तिगत थोड़ी चीजें पूछूंगा कि आप इस लाइन में आए, उसके पहले आपने प्रॉपर क्या एजुकेशन वगैरह लिया और फिर आप कैसे इस फील्ड में आए, और वो जो आपका जो एजुकेशन और इसका क्या रिलेशन था? एजुकेशन मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है। 91 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया था मैंने, उसके बाद मैं बिजनेस में आया। शुरू में मैं टेक्निकल ही देखता था, शायद 99 तक मैं पूरा फैक्ट्री का प्रोडक्शन, ISI, लैब कंट्रोल, ये सब देखता था। टेक्निकल काफ़ी काम किया, पर उसके बाद से सिर्फ मैं मार्केटिंग में आ गया। छोटे पदर चले गए टेक्निकली प्रोडक्शन में, मैं मार्केटिंग, फाइनेंस सब देख रहा हूँ। और दूसरा ये कि जैसे अभी एक और बताया कि आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और आप अभी अकाउंट्स और मार्केटिंग देखते हैं, तो यहाँ मतलब आप और जो विकास भैया जो है वो आपने बताया था कि MBA फाइनेंस में है और वो प्रोडक्शन देखते हैं, तो दोनों को मतलब एक डबल एजुकेशन हो गया ये। हाँ, फायदा मिलता है ना, बिल्कुल फायदा मिलता है। ठीक है, वो एजुकेशन वाइज में अकाउंट्स का नॉलेज नहीं होना चाहिए, पर मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज इतना हो गया है, अब मेरे पास डबल नॉलेज हो गया। प्रैक्टिकली मेरे पास अकाउंट्स का मार्केटिंग नॉलेज आ गया है, और इंजीनियर तो मैं हूँ, तो शायद दोनों चीज मिलकर ज्यादा असर करती हैं। ऐसे ही प्रोडक्शन में होता है। थोड़ा सा ये पूछूंगा मैं कि जैसे आप इतना, मैंने आपसे हमेशा ये मांगा था कि संडे को अपन रखते हैं, तो आपने कहा नहीं, संडे तो मैं परिवार को देता हूँ, संडे में नहीं आ सकता, बाकी किसी दिन बोलो। और ये आपका इतना सिस्टमेटिक काम है कि बाकी 7-8 बजे आप फ्री भी हो जाते हो रोज, नहीं तो नॉर्मली बिजनेस, इतना बड़ा बिजनेस और जल्दी फ्री हो नहीं होते, लेकिन वो सिस्टम है जो आपने बना रखा है, तो फिर भी एक्सर्शन तो होता ही है, मानसिक रूप से आदमी थोड़ा तनाव में आते हैं, इतने सारे काम हैं, तो उसको रिलैक्सेशन के लिए आप क्या करते हैं? दोस्तों साथ घूमना फिरना, परिवार को टाइम देना। जैसे मैंने संडे को जनरली मैंने इंटरव्यू मना किया, उसका कारण यही है कि संडे को फैमिली को टाइम देना है, रिश्तेदारों को टाइम देना है, दूसरी भी सोशल एक्टिविटीज है उस पर ध्यान देना है। मेरा तो सबसे जो चीज ये कहना था, हमारे डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो दूसरे लोग हैं, आपकी टीम में, मैं तो कहता हूँ आपको भी पर्सनल टाइम होना चाहिए, एक समय फिक्स होना चाहिए, पर्सनल टाइम का समय फिक्स होना चाहिए कि आप आपके परिवार पे, फ्रेंड्स पे, सोशल लाइफ पे, सब पे ध्यान दे सकें। आजकल सोशल लाइफ, सामाजिक लाइफ का बहुत महत्व हो गया है। सोशल का मतलब ऐसा नहीं है कि आप समाज तक फिक्स हैं, सोशल आदमी देश के लिए हो सकता है, स्टेट के लिए हो सकता है, शहर के लिए हो सकता है। अब विषय अपना सामाजिक दायित्व पर आ ही गया है, तो मैं कुछ पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि अपने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज में एसोसिएशन बने हुए हैं एग्रीकल्चर मशीनरी सेगमेंट के। मैंने सतना में भी देखा था कि सतना वहाँ पे वो जो एक एक्टिविटीज़, वो सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसकी न्यूज़ भेजते रहते हैं हम लोगों को कि हमने ये किया वो किया। ऐसे ही खंडवा में बंटी पालीवाल जी हैं, वो वहाँ के अध्यक्ष है, तो उन्होंने वहाँ का बहुत कुछ अच्छी चीज़ें बताई कि वहाँ पर यदि कोई कंपनी अपना डीलर बदलती है, तो जब वो दूसरे डीलर के पास जाती है तो वो तभी आपका मतलब एजेंसी लेगा जब वो पहले डीलर से नो ड्यूज लाएगा। ओके। और सेम ये भी है कि यदि मान लो वहाँ कोई व्यक्ति खंडवा में आपके पेमेंट को फंसा के बैठा है या कुछ दिक्कत है, तो आप उस एसोसिएशन को जाके बोल सकते हो, तो एसोसिएशन आपका बीच में नेगोशिएट करवाएगी और उस चीज को, मैटर को क्लियर करेगी। वो गुरुवार बंद रहता है तो एसोसिएशन ने डिक्लेयर कर दिया है कि भैया गुरुवार बंद रहेगा, मतलब कोई खोलेगा मतलब नहीं खुलेगा, मतलब नहीं खुलेगा, एक दिन परिवार को देना है तो देना है। ऐसा इंदौर में हो सकता है क्या, या होता है क्या? कोई एसोसिएशन में आप बहुत सालों साल रहे हैं और यह भविष्य में कोई योजना है क्या? इंदौर में फिलहाल अपने एग्रीकल्चर एसोसिएशन में तो नहीं होता है, मशीन एसोसिएशन में तो फिलहाल तो नहीं है ऐसा, पर होना चाहिए ऐसा। कंपनी डीलर चेंज कर रही है तो अननेसेसरी रीजन से चेंज कर रही है, पुराने डीलर को परेशान करके चेंज कर रही है, तो नहीं होना चाहिए। इवन और यहाँ बेड डेप्स के बारे में जैसे अपने बेड डेप्स का बोला, वो जरूर होना चाहिए। कुछ जो पार्टियां अच्छी पार्टियां नहीं होती हैं, जो गलत नीयत से काम करती हैं, वो एक आदमी से माल लेके बेड डेप्स देके दूसरे से परचेसिंग करने लग जाते हैं, वो गलत है। एसोसिएशन लेवल पे इस पर कोई रोक होना चाहिए, कोई एक मीडिएशन होना चाहिए ताकि उस मामले को निपटाया जा सके। उससे सारे व्यापारी, ना सिर्फ इंदौर के, बाकी सब दूर के व्यापारियों का हित सधेगा उससे।
नहीं, ये विषय इसलिए भी मेरे को बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि मैं टीवी शो इस साल से देख रहा हूँ, आप देखते हो मैं डायरेक्टर निकालता हूँ, तो लोग मुझे बोलते हैं कि आप तो जो खराब पार्टी है या जो फ्रॉड पार्टी है उस पे लाल निशान कर दो या स्टार बना दो या ये कर दो। मैंने कहा ये संभव नहीं है, मैं कौन होता हूँ और मेरे को क्या अधिकार है किसी को फ्रॉड बताने का, किसी का किसी से क्या रिलेशनशिप है, किसकी क्या समस्या है वो उनका जाने। पर आवश्यकता है, ये बात सही है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी पूरा शहर बदनाम हो जाता है 2-3 लोगों की वजह से। कोई हाँ। लोग फ्रॉड लोग हैं तो बोलते रहे उस मार्केट में मत जाना, वो मार्केट बहुत खराब है। तो ये बहुत आवश्यकता है यहाँ की। और इंदौर की भी कुछ साल पहले तो ये कंडीशन थी कि कुछ लोगों की वजह से बहुत, तो आप ये चीजें अगर होगी तो अच्छी बात है। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लूँ, मैं बीच में के बाहर गया था व्यापार सिलसिले में, कुछ मार्केट सर्वे के लिए गया, और मैंने एक पार्टी से बात की कि भाई हमको कुछ आपके सप्लाई चाहिए, इनपुट चाहिए, मेरे को मेरी फैक्ट्री के लिए इनपुट चाहिए था। तो सब देने को तैयार था, रेट देने को। उसने एकदम पूछा कहाँ से आया हो? मैंने बोला इंदौर से आया हूँ। तो उसका पुराना इंदौर के प्रति कुछ एक्सपीरियंस खराब रहा होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, उसने एकदम जैसे इंदौर सुना एकदम से उसने मना कर दिया, नहीं नहीं यार मैं इंदौर में काम नहीं करता हूँ। फिर मतलब क्या हो गया भाई? तो उसने बोले यार मैंने वो फला फला पार्टी को माल दिया था, वो उनसे बड़े मुश्किल से पेमेंट निकला, इसलिए मेरा इंदौर में काम करने का मन नहीं करता है। एक पार्टी ने पूरे इंदौर का नाम खराब किया। ऐसा दूसरी जगह भी होता है। हम लोग माल दे रहे हैं, पूरे एमपी में माल दे रहे हैं, इंदौर के बहुत से व्यापारी पूरे एमपी में माल दे रहे हैं। कई जगह पे हम लोगों के पैसे उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं, समस्या आती है, डिस्प्यूट हो जाते हैं, पार्टी रेस्टोरेंट पूछ के डिस्प्यूट डाल देती हैं। तो शायद एक मेडिटेशन लेवल होना चाहिए कि उसमें मेडिटेशन हो, उन चीज़ों को सॉल्व कर पाए, ताकि हम सबका हित उसमें सच सके, हम सब लोगों नुकसान से बच सके। आपस में कंपटीशन की भावना को छोड़ के एक तरफ अलग रख के, कैसा नहीं हो ग्राहक टूट के मेरे पास आ रहा है तो उसको मैं ले लूं। अरे जिस ग्राहक ने यदि मेरे को आज चोट दी तो कल आपको भी चोट दे सकता है वो। पर अभी हम लोग ये शायद देखते हैं कि अब तो ग्राहक मेरे पास आ गया, उसको अपन तो माल दे दो, वो शायद कल आपको भी चोट देगा। होता है ऐसा। जिस आदमी ने एक बार यदि किसी को चोट बना दी, एक बार कर लिया, तो उसको तो आदत लग जाती है। विवेक भाई, जिस तरीके का रेपुटेशन मैंने आपका देखा है मार्केट में, मैंने शुरुआत में बताया था कि अजात शत्रु जिनको हर व्यक्ति पसंद करता है, तो ये जो इस तरह के निर्णय लेने में यदि आप आगे आओगे ना तो निश्चित रूप से आपका सब सहयोग करेंगे, क्योंकि आपकी बात को सब लोग मतलब वजन देते हैं, महत्व समझते हैं। नहीं, कोशिश है, मैंने चल रहा है, मैंने पीछे भी 1-2 बार बातचीत की भी है कि आज एसोसिएशन लेवल को व्यापारिक एसोसिएशन बनी हुई है, उस एसोसिएशन पे कोई भी अपन जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, उनका कोई औचित्य नहीं है। वो तो आप मित्रों के साथ कर सकते हैं। एसोसिएशन लेवल पे अपने बिजनेस की, अपने काम को कैसे अच्छा कर सके, कैसे अपने काम के, अपने बिजनेस के हर्डल्स को दूर कर सके, वो होना चाहिए। बिजनेस एसोसिएशन का तभी औचित्य है जब आप आपके जो आपके मेंबर्स हैं उनके हर्डल्स को आप दूर कर पाए, तो इस एसोसिएशन का औचित्य, नहीं तो उस एसोसिएशन का कोई औचित्य नहीं है। विवेक भैया, आप तो मतलब मैकेनिकल इंजीनियर हैं, और आप जिस जमाने में थे जब कॉलेज में होंगे, तो वो दौर मेरे से शायद 2-4 साल पहले का है होगा। तो उस समय तो कॉलेज मतलब उस जमाने में बहुत मतलब कॉलेज की किस्सा गोई सुनने के लिए हम 10th 11th के लोग उनके पास बैठते थे कि आज ये हुआ, कल वो हुआ। और ऊपर से हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी नहीं होते थे, पर इंजीनियरिंग कॉलेज के किस्से और भी जबरदस्त हुआ करते। तो ऐसा कोई किस्सा जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यार वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मुझे कॉलेज की लाइफ याद आ जाती है, हाँ मजा आया था यार। हमारे समय में तो रैगिंग का जमाना था, रैगिंग हुआ करती थी, हमारी भी रैगिंग हुई। मैं महू से ट्रेन से अप डाउन करता था, तो हमारे तो ट्रेन में रैगिंग होती थी। अच्छा, मतलब ट्रेन में रैगिंग होती थी तो ट्रेन के दूसरे पैसेंजर पब्लिक भी देखती थी। पर ये था कि महू वालों का ऐसा आतंक था कि इंदौर में कॉलेज में आने के बाद हमको सब बोलना पड़ता आई एम फ्रॉम महू, तो महू वालों की कॉलेज में रैगिंग नहीं होती थी। पर क्या रैगिंग, हम भी पीछे कहाँ रहे, हमने बहुत मस्ती की है कॉलेज में। बाद में सब चलता था उस समय। ट्रेन में इसलिए होती होगी कि महू वाले के लिए ट्रेंड हो जाते हैं। हम ट्रेन में जो 1 घंटा हमको ट्रेन लगता था उसमें हम पूरा ट्रेंड हो जाते थे। इंदौर वाला कुछ करेगा तो उसके जवाब हमारे पास तैयार होते थे। एक्चुअल रैगिंग होती है इसी नाम पे कि सीनियर आएंगे, कुछ भी क्वेश्चन पूछेंगे, आपको सर जवाब देना है, आप जवाब नहीं दे पाओगे तो आप टॉर्चर होगे। पर हम लोग महू के ट्रेन की रैगिंग में ट्रेंड हो जाते थे, हमको जवाब देना आता था। और फिर थोड़ा सा था यहाँ पे कि अपने आई एम फ्रॉम महू बोलते, जनरली इंदौर वाले फिर नहीं बोलते थे कुछ भी। दूसरा ऐसा है कि एक और पहलू पूछना चाहूंगा कि आप डीलर मीट वगैरह कराते रहते हैं, और बड़ा मैंने जो सुना है आपकी बहुत इतनी मदद करते हैं सब डीलर्स आके आपके यहाँ
कि खूब एंजॉय होता है। तो उसका कोई ऐसा मजेदार किस्सा कि डीलर्स को आपको संभालना पड़ा, भले ही नाम ना लो उसका, लेकिन हाँ पूरा मैनेज आपको करना पड़ा कि हाँ अरे यार क्या करें इसका। ऑलमोस्ट जितनी भी डीलर मीटिंग करी हमने, अलग अलग जगह करी है हमने, जैसे गोवा भी की है, नैनीताल भी की है, क्रिसेंट भी की है, अभी रिसेंटली हमने गांधी सागर में की है। ऑलमोस्ट हर मीटिंग में ऐसा होता है कि 2-3-4 लोग आउट ऑफ ऑर्डर जाते हैं। मेरी टीम को मैं बोल के रखता हूँ कि भैया तुम लोग ध्यान रखो कि अपने को जो आउट ऑफ ऑर्डर लोग जा रहे हैं इनको उनके रूम तक पहुंचाना है, सुलाना है, फिर अपने को रिलैक्स होना है। आप लोगों को जो भी करना है उसके बाद करना। होता है, सब कुछ है, बहुत मजा भी आता है। और इवन मतलब ऐसा होता है कि जब हम टूर प्लान करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार 30% लोग बिल्कुल खुले होते हैं पहले से कि नहीं नहीं भैया हम तो जाएंगे, मस्ती करेंगे, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, फलाना भी करना है। 70% लोग बिल्कुल हम तो कुछ भी भैया, हम तो बहुत साधारण लोग हैं। पर जब अपन जैसे जैसे समय बढ़ता है, मेन क्लाइमैक्स तक पहुंचते हैं अपनी कोई भी मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, तो रेशियो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। मतलब 30% लोग शरीफ बने रहते हैं, 70% लोग मस्ती में जाते हैं। एंजॉय होता है। जैसे अभी हम रिसेंटली गांधी सागर हो गया, हमने बहुत मजा करा वहाँ पे। और हम लोग हमारी मीटिंग में जनरली ऐसा नहीं रखते हैं कि आप वो एक दिन पूरा अपन अपने प्रोडक्ट के बारे में समझा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो हमें 1-1.5 घंटा एक फॉर्मल सेशन रखते हैं बस। बाकी पूरे टाइम हमारा उद्देश्य था जो आया है वो एंजॉय करे, अपने जितने भी टेंशन है रिलैक्स हो जाए थोड़ा सा। जैसा अभी अपन ने पहले ही बात की कि आदमी रिलैक्स होना चाहिए, तो हमारी मीटिंग में हम ऐसी कोशिश करते हैं कि आदमी रिलैक्स रहे, मस्ती करे खूब। हमारा प्रोग्राम इस तरह से ऑर्गेनाइज रखते हैं हम कि आदमी पूरा मस्ती करे। अभी जैसे हमने मीटिंग की, इसमें पूल गेम्स रखे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूमने चले गए वहाँ पूरा मस्ती कर रहे हैं, इस टाइप का माहौल रखते हैं। रात को 2 दिन का प्रोग्राम, दोनों दिन हमने ऑर्केस्ट्रा, डीजे सब रखा, तो खूब सब डांस कर रहे हैं पूरा। दूसरा ये है कि जैसे इंदौर बोले ना तो फूडी, ऐसा बोलते हैं कि इंदौर यानी खाना। यहाँ पे है ना विषय जो होता है ना, यहाँ के जो लोकल इंदौर से, मैं भी इंदौर से नहीं हूँ, बोल सकता हूँ, अब तो इंदौरी हो गए, 20-25 साल हो गए यहाँ रहते रहते। पर इंदौरी की विषय की शुरुआत, सब्जेक्ट की शुरुआत खाने से होगी और खत्म भी खाने से होगी। फिर बीच में कोई विषय दूसरा निकल गया तो ठीक है, लेकिन फूड कहाँ का, ये यहाँ का समोसा अच्छा है, यहाँ की कचौरी अच्छी। तो आपने तो टूरिंग बहुत की है और बहुत घूमे हैं, पूरा एमपी घूमे होंगे शुरू में, तो जब आपने मार्केट, क्योंकि खुद को तो घूमना ही पड़ता है, तो आप मतलब वहाँ के लोकल फूड को एंजॉय करते हैं कि नहीं है? नहीं, जैसा कि है इंदौर फूडी है, मैं भी बहुत फूडी हूँ। खाना पीना मुझे बहुत पसंद है। खाना भले क्वांटिटी मेरे को बहुत कम लगती, पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ खाना बहुत पसंद है। जैसे इंडिया में आप कहीं भी चले जाओ, इंदौर फूडी के नाम से फेमस है। अरे इंदौर क्यों, फिर तो आपको खाने का शौकीन होगा। मेरे इन लॉज महाराष्ट्र में है, मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ मुझे, अरे आपको तो चाहिए खाने को, फेमस है, मतलब कि आप तो खाने के शौकीन, खाओ आप तो बहुत ज्यादा। अरे बोलते हो ज्यादा चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए। हाँ, आपको महाराष्ट्र डिश खिलाओ, जैसे कि महाराष्ट्र से क्या आती है आपकी, वो पातळ भाजी, श्रीखंड। यहाँ ये मैं तो महाराष्ट्र जाता हूँ तो बोलता हूँ आपको महाराष्ट्रियन फूड खिलाओ मुझे। या जैसे अभी मैं आउट ऑफ इंडिया भी गए, हम चाइनीज फूड गए, तो चाइनीज वेज फूड खाने में प्रेफर किया मैंने। अब इंडिया, वहां जाके इंडियन फूड क्या खाना। सही बात। जहाँ भी बाहर जाते हैं तो मैं प्रेफर करता हूँ वहाँ का लोकल फूड खाना प्रेफर करता हूँ। तो हर चीज टेस्ट करना। अभी केरल गया तो मैंने सारे केरल फूड खाए। नहीं, वो सही भी है। यदि आप मान लो कहीं बाहर जाते हो और वहां जाकर आप यहाँ का फूड बोलोगे तो वो अच्छा थोड़ी बनाएगा, उसको तो वहां का लोकल नहीं है ना। आप केरल जा रहे हो, नॉर्थ ईस्ट में जा रहे हो, या कहीं भी ऐसी जगह जा रहे हो, वहां आप यदि सोचो कि आपके यहाँ की दाल रोटी मालवी खाना मिले तो मजा नहीं आएगा आपको उसमें। आप वहां का फूड एंजॉय करो ना, मजा आएगा। और ऐसे एमपी में भी टूर पे रहते हैं तो घूमना फिरना, अपने को 5 स्टार होटल में भी जा रहे हैं, कहीं ठेले पे भी खड़े हो गए, ढाबे पे रुक गए, सब चलता है अपने को। तो जहाँ जैसा सिचुएशन चलता है करना है। यदि बल्कि बाहर टूर में है तो साधारण खाना खाओ, ज्यादा अच्छा है। तो उस चीज को प्रेफर करता हूँ। अभी आपने बातों बातों में बताया कि आप महू से आते थे, और मेरी जानकारी ऐसी है कि महू जो है वो बड़ा मतलब स्पोर्ट्स सिटी है वो। हाँ, वहाँ पे हॉकी जो बहुत रेयरली देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ पे हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट और बाकी सारे स्पोर्ट्स भी, खासकर ये बड़े जो स्टेडियम्स वाले है वो बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। मतलब मैं बुरहानपुर जैसे शहर में मैंने कभी हॉकी देखी नहीं। तो आपका स्पोर्ट्स से क्या लगाव रहा, और क्या कोई स्पोर्ट्स? नहीं, महू में बात सही है आपकी, स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा है महू में। इवन टेनिस भी महू में, लॉन टेनिस बहुत खेला जाता है। मैंने खुद ने लॉन टेनिस बहुत खेला है। अच्छा। लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी जनरली दूसरी जगह आपको नहीं मिलेंगे, पर महू में है स्पोर्ट्स। लॉन टेनिस और हॉकी मैंने काफी खेली है। इवन स्कूल लाइफ में हमने बास्केटबॉल भी खेला है। अच्छा।
तो भैया आज बहुत आनंद आया। अब हमारा एक आखिरी राउंड बचा हुआ है, कुछ चीजें पूछूंगा मैं आपसे, उसमें आपको सिर्फ एक चीज का नाम लेना है, उसको फैलाना नहीं, सिर्फ दो में पूछूंगा आपका क्या फेवरेट है। तो पंप या पाइप? पाइप। ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग। स्पोर्ट्स या फिल्म? फिल्म। अब फिल्म, पहले स्पोर्ट्स हुआ करती थी। तो फिल्म पहले देखते, मतलब फिल्म आप देखते हैं तो आपको अभी वेब सीरीज वगैरह देखते हैं या फिल्में देखते हैं? मैं दोनों देखता हूँ। अभी कुछ समय पहले तो मेरे ख्याल से हर वीक फिल्म देखना फिक्स है। कोई नई पिक्चर रिलीज हुई है तो उसको फर्स्ट वीक में देखना कंपलसरी था। अच्छा, मेरे को ये बात आज मालूम पड़ी। मुझे लगता नहीं था आपसे मिले हो कि आप फिल्म देखते हो। नहीं, पहले शुरू में जब इंदौर में, मेरे ख्याल से सबसे पहला मल्टीप्लेक्स इंदौर में वेलोसिटी बना था, तो वेलोसिटी में जनरली मेरी हर सैटरडे की टिकट फिक्स हुआ करती थी। वेलोसिटी में जो मैनेजमेंट थे बिंदल जी का हुआ करता था, वो कुछ पहचान के थे, तो हम मैनेजमेंट में अपने फोन लगाते थे, टिकट बुक हो जाती थी। तो तकरीबन हर सैटरडे नहीं, हर नई पिक्चर देखते थे। उसके बाद भी अभी कोविड के बाद से थोड़ा सा चेंज हुआ, पिक्चर आना कम हो गया है, पर अभी फिल्म का शौक ज्यादा है। और रहा सवाल जब बिफोर 1992, तो स्पोर्ट्स में था, जब फिल्म नहीं देखते थे, जब स्पोर्ट्स सब तरह के स्पोर्ट्स खेले जब। और फिल्म वगैरह आप जैसे कुछ एक स्पेसिफिक होता ना कि मेरे को इस तरह की फिल्में बहुत पसंद है? मुझे कॉमेडी फिल्म में ज्यादा पसंद है, जिसमें फुल मस्ती होना। गोविंदा टाइप? गोविंदा हो, संजय दत्त की जो कुछ कॉमेडी पिक्चर आई हैं, अजय देवगन की आई हैं कुछ पिक्चरें, कॉमेडी पिक्चर ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। ठीक है भैया, आज तो मतलब मैं तो अभी और भी पूछना चाहूँ तो पूछता जाऊँ, लेकिन मुझे मालूम है आप बहुत बिजी शेड्यूल में अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए हो, तो मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि आपको कुछ चीज़ें और भी बतानी है। तो आपने हमारे लिए बहुत समय निकाला, इतना महत्वपूर्ण, इतना कीमती समय, और बहुत मज़ा आया क्योंकि क्या है, इस तरह की जनरल बातचीत कभी हो नहीं पाती। आप अपना आते तो जब भी आपसे मिलते हैं तो एक सिर्फ बिजनेस की बातें हो पाती है। ऑफिस पे आते हो तो बहुत व्यस्तता रहती है, दूसरे काम चाह रहते हैं समय। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया, आपने समय निकाला। थैंक यू।